हेलो 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 व्हाट इज़ फिज़िक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो आना नहीं। इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कितनी जा रही हैं उसके मेजर होता है। इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेट करो ई को डी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके, ये इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये आपने बस फॉर्मूला याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी पूछी जाए तो ये सिंपल है और ये फॉर्मूला। उसके बाद ये एग्जांपल है एक सम प्रॉब्लम है, शोज अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज सिलेंडर। अच्छा, अब आप एक खाली एक आइसोलेटेड रीजन को देख रहे हो, सिलेंडर एग्जिस्ट नहीं करते, इमेजिनरी है, बस एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। अब आपने यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाया है, एक सिलेंडर बनाया है यहाँ पर। अब आप इसके तीनों सरफेसेस के ऊपर क्योंकि क्लोज शेप के लिए होता है ना ये वाला इंटीग्रल, ये जो है, ये जो साइन है ये होता है क्लोज शेप के लिए। तो आपने उसको तीन हिस्सों में तोड़ दिया। आपने कर दिया कि अच्छा यार, ये जो ए वाला फेस है और ये जो सी वाला फेस है और जो बी वाला फेस है, इनके ऊपर कितना कितना आ रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उन सबको ऐड कर दिया एंड पे, ताकि आपको पूरे सिलेंडर का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाए। तो आपने एक फेस के लिए किया यहाँ पे, जो मतलब लेफ़्ट साइड है ये उसके लिए। तो आप देख सकते हो कि ये इसकी डायरेक्शन, इसके जो एंगल आ रहा है ना वो मतलब एंटी पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब 180 डिग्रीज़ है। तो आपको पता ही है कॉज 180 डिग्रीज़ होता है -1। तो इसका आंसर आएगा जब आप एवेल्यूएट करोगे, यहाँ पे शायद लिखा भी होगा कहीं, ये -EA। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है बी, वो इसका मतलब जो बकाया सारा सरफेस है राउंड सा, जो मतलब हाइट वाला रीजन है समझ लो, वो जो है उधर EDA आप कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा कि कॉज कॉज 90 डिग्री आएगा यहाँ पे ना, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनता है अगर आप इसका वेक्टर एरिया निकालो। वेक्टर एरिया यहाँ पे इन्होंने निकाला हाँ ये ठीक है। बूम, बहुत मुश्किल था। अब कॉज 90 हो गया तो ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया। इसी तरह से EDA यहाँ पे सी वाले फेस का निकाला है इधर, तो पता चला है कि असल में ये EA है। तो ये EA से कैंसिल हो गए और हमें पता चला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं उतनी अंदर आ रही हैं, जो उतनी ही बाहर भी निकल रही हैं, तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई भी नहीं है। स्पेसिफिक फेसेस में आया, लेकिन समझ आ गया ना, ठीक है आगे चलता। उसके बाद है अगला सवाल, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड क्यूब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अब हमारे पास एक क्यूब है, बहुत प्यारा है, माइनक्राफ्ट की रेफरेंस है ये। सबसे पहले ये डिस्प्लेस्ड इसकी साइड है x = 1 मीटर्स, मतलब एक फेस जो है 1 मीटर दूर है, दूसरा जो है 3 मीटर दूर है। अब इसके आपको पता है क्यूब के 8 फेसेस होते हैं, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट आगे पीछे। ये इन्होंने एरोस बनाए हुए हैं यहाँ पर। अब इन सब के लिए इंटीग्रल्स बनाएंगे, लेकिन आपको पता है कि क्रॉस के डॉट प्रोडक्ट ना खाली उसके मतलब अगर जो आपकी डायरेक्शन में उसको देखता है, मतलब अगर यार हमने वो पढ़ा था ना स्केलर, वो क्या नाम है, वर्क डन के अंदर FD वगैरह, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में, फोर्स एक डायरेक्शन में, खाली वही वाला साथ देखेगा फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में है और उसकी बेसिस पे एनर्जी वर्क डन पता चलता है। उसी तरह से डॉट प्रोडक्ट के अंदर ये यहाँ पे भी होगा कि E जो है आपका, ये हमें दिया हुआ है एक वेक्टर, इसका x वाला ये है और ये डिपेंड करता है, ये एक फंक्शन दिया हुआ है हमें x का, मतलब जितनी आपकी x की डिस्प्लेसमेंट होगी उतना ये कम ज़्यादा होती रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ज़्यादा के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड असल में ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि 3.0 × x है और 4J यहाँ पे साथ लिखा है, +4J। अब यहाँ पे हो ये रहा कि आपने इनके एक एक फेस के लिए निकालना है, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने इंटीग्रल बनाया है। ये इन्होंने राइट लिखा हुआ है, मतलब जो राइट साइड पे एक जा रहा है ये उसके लिए खाली। तो आप देख सकते हो ये x के पैरेलल होगा ना, तो इसका खाली x कंपोनेंट देखेंगे E का, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे इन्होंने डॉट प्रोडक्ट लिया ना, तो खाली लाइक टर्म्स मल्टीप्लाई उतनी बकाया सारी इग्नोर हो जाती हैं। तो लाइक टर्म्स यहाँ पे आ गई, आई हैट वाली, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। J के साथ तो कुछ भी नहीं था, तो वो 0 बन जाएगा यहाँ पर। तो ये आपके पास आ गया 3.0 x DA। यहाँ पे 3.0 जो है वो कांस्टेंट है, x भी इसके लिए कांस्टेंट है क्योंकि वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा, तो खाली यहाँ पे एरिया आ जाएगा। देखो उन्होंने पुट किया ना x की वैल्यू यहाँ पे 3.0, ये जो शुरू में यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक साइड 3.0 x = 3.0 मीटर पर लोकेटेड है, दूसरी x = 1.0 मीटर पर। तो उसकी वैल्यू हमने पुट की है, तो हमें मिल गया ये दूसरा
जो कांस्टेंट था एक्स। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है डी ए को, जाहिर सी बात है फिर ए ही आ जाएगा, डिफरेंशियल का एंटी डिफरेंशियल लिया, एंटी डेरिवेटिव लिया तो वही आएगा। उसके बाद ये फायर इक्वल्स हमने कैलकुलेट किया उसी तरह से, क्या नाम है अपना, एरिया डाल के हमने 9.0 यहाँ पे निकाल लिया था, बस एरिया की वैल्यू डाली है। एरिया हमें ऐसे पता चला कि इधर 3.0 माइनस 1.0 करें ना तो आपको एक लेंथ मिल जाती है, और क्यूब की तमाम साइड्स तो इक्वल, तो आपको पता ही है एरिया निकालना होगा तो L² हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया यहाँ पर। अब ये आ गया आपके पास फायर, बहुत मुश्किल था। इसी तरह से हर फेस के लिए किया है इन्होंने और एंड पे निकल गया। ऊपर वाले के लिए फिर जैसे कि डी ए ये ऊपर जा रहा है ना ये वाला, तो इसके लिए आप खाली इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, डॉट प्रोडक्ट लोगे ना तो खुद ही हो जाएगा काम। उसके बाद आगे आते हैं गॉसेस लॉ की असल स्टेटमेंट में। गॉसेस लॉ कहता क्या है, वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना किसी भी पॉइंट के ऊपर होता है बराबर क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर उसको लिखने का ये तरीका है क्यू इनक्लोज इक्वल्स फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, वो उसी को रीअरेंज किया हुआ है आपको जो आसान लगे। मैंने तो इस तरह से पढ़ा इसलिए मुझे ज़्यादा बुरा आंसर लगता है। खैर अब यहाँ पे 4 सर्फेसेस बने हुए, ये पेपर में भी आया था आपको याद होगा। एक सर्फेस ये है, एक सर्फेस पॉजिटिव चार्ज के साथ, एक नेगेटिव के साथ है, एक एम ही दरमियान में कहीं बना हुआ है, एक पूरा सारा कुछ ही कवर कर रहा है। तो आपने ना इसके अंदर ना नेट चार्ज देखना है कि एक एक सर्फेस में कितना है। आपको अगर सर्फेस 1 के लिए जैसे इन्होंने कहा हुआ है यहाँ पर, तो सर्फेस 1 के अंदर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि और वो हमें पता चलता है इसलिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक चार्ज इनक्लोज है, पॉजिटिव नेट चार्ज है यहाँ पे, तो ठीक है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। S3 देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं लेकिन फ्लक्स नहीं है, क्योंकि जितनी आ रही हैं उतनी वापस भी जा रही हैं, कोई नेट चार्ज अंदर इनक्लोज नहीं है, ठीक है। इसी तरह से S2 है, उसके अंदर चार्ज है तो होएगा, मतलब नेट चार्ज देखते हैं। S4 जो है उसके अंदर नेट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उसमें बराबर हैं, तो इसलिए जब आप इसको ऐड करोगे ना तो वो प्लस माइनस 0 बन जाता। तो इस तरह से पता चलेगा कि इधर भी कोई नेट चार्ज नहीं है, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स जा रही हैं उतनी ही आ रही हैं, इसलिए ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक भी हो गया। अब आगे गॉसेस लॉ और कूलम लॉ को रिलेट किया गया। उन्होंने कहा है कि यार आपको याद होगा कूलम लॉ होता है F = KQ1 Q2/r², उसको हमने बस E के फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि F = E/Q, नहीं सॉरी E = F/Q। तो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक और तरीका भी होता है EA, सीधा जो नॉर्मल बाय डेफिनेशन था, और एक होता है गॉसेस लॉ। तो हमने दोनों फ्लक्सेस को इक्वेट कर दिया, जो दोनों फ्लक्स के फार्मूला के थे, और उसकी बेसिस पे एक नया फार्मूला निकाला है, जिससे असल में नहीं एक सेकेंड, हाँ ये सॉरी, अच्छा ये बेसिकली कूलम्स लॉ की डेरिवेशन है एक। हो ये रहा है कि ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना उसके 2 फार्मूले हैं। उसका एक फार्मूला है EA वाला, जो हमने शुरू में इंटीग्रल वाला यहाँ पे किया था और इस्तेमाल भी किया है यहाँ पर, ये वाला। उसके अलावा साथ ये गॉसेस लॉ वाला है। आप इसके अंदर भी तो फाई है ना, तो आप इसको एप्सिलॉन नॉट को इस साइड पे डिवाइड कर दो तो आपको यहाँ पे इस तरह से मिल जाता। तो उन्होंने उनको बस इक्वेट किया दोनों फाई की फार्मूलास को, और आइसोलेट कर दिए क्यू इनक्लोज को यहाँ पर। बाद में उन्होंने रीअरेंज किया है, E बाहर निकाल दिया वगैरह, सॉल्व किया, तो और एरिया की वैल्यू पुट कर दी है। एक स्फीयर के सरफेस एरिया 4πr² होता है, तो ये स्फीयर के लिए काम हो रहा है, पॉइंट चार्जेस स्फेरिकल होते हैं, तो ये वही बात हो गई ना। इन्होंने बस E को आइसोलेट किया तो यहाँ पे कूलम्स लॉ ही बन गया। तो ये टॉपिक सिर्फ यही था। आगे यहाँ पे जो है यूजिंग गॉसेस लॉ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने पढ़ा नहीं हुआ, मुझे देखना देखो क्या क्या रहा है। shows in cross section a plastic spherical shell with uniform charge Q = -16 electrons। चार्ज दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। a particle with charge positive Q is at the center, ठीक है। what is the electric field, अच्छा देख लेते हैं उन्होंने कैसे सॉल्व किया, या फिर दिल नहीं कर रहा अभी मेरा। चलो देख ही लेते हैं यार। ये इन्होंने वही किया है, फाई के जो 2 फॉर्मूले उनको इक्वेट किया ना, तो एक सेकंड पीछे ज़्यादा डिटेल में लिखा होगा, नहीं लिखा तो सही है। ये वही काम हुआ हुआ है यार, क्यू इनक्लोज के बराबर है सारा हिस्सा, इन्होंने लिखा नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो इन्होंने बस एक टर्म लिया है, उसको सॉल्व किया है, और एंड पे जो निकलेगा वो चार्ज होएगा, चार्ज इनक्लोज, उसको फॉर्मूला में डाला, हो गया। थैंक यू।
अच्छा, उसके बाद है चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर। इस टॉपिक में सिर्फ ये दो बातें याद रखने वाली हैं कि अगर कंडक्टर आइसोलेटेड है तो इसकी बॉडी के ऊपर कोई बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं, नेट चार्ज नहीं होगा, बल्कि सारे जो चार्जेस होंगे ना वो इसकी आउटर वॉल्स के ऊपर आ जाएंगे, सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, मतलब बाहर वाली वॉल्स पे आ जाएंगे। अंदर जो सारा मैटर है वहाँ पे कोई नेट चार्ज नहीं रहेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर को निकल आते हैं। और अगर कोई कैविटी हो जैसे यहाँ पे शो की हुई है तो कैविटी की वॉल्स के भी साथ उसी तरह का बिहेवियर होता है। एनाशनल कंडक्टर कैविटी, ये वही बात है। ये आगे एक सवाल में यूज़ भी होना है। कंडक्टर रिमूव्ड कुछ लिखा हुआ है, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। हाँ, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं अब एक और ये फॉर्मूले की डेरिवेशन है, ये आसान है, ये सिंपल सी चीज़ है। एक कंडक्टर ये पड़ा हुआ है, जो ब्लू सा है ना, ग्रीन सा प्यारा सा रंग है, ये एक हमारे पास कंडक्टर पड़ा हुआ है। ये जो हमने सिलेंडर अंदर बनाया हुआ है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक गॉसियन सरफेस है। ये इसको जी सिलेंडर कह लो, गॉसियन सिलेंडर कह लो, इमेजिनरी है, ठीक है, ये असल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ हम अपनी कैलकुलेशंस के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। हमें हमारी बहुत एक्टिव इमेजिनेशन है, इसलिए हम हर जगह वही देख रहे होते हैं कि अंदर घुसा हुआ। अच्छा, तो आपको पता ही है, जैसे भी मैंने पीछे बात किया यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर, कि कंडक्टर की बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, सारा सरफेस पे आया होता है। तो यहाँ पे जो फेस होएगा ना इसका, जो इनर जो ये वाला सर्कुलर फेस है, जो अंदर सबमर्ज्ड है कंडक्टर के, उधर कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, नेट चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, गॉस लॉ लग गया। उसी तरह से ये जो सरफेस है इसका, जो मतलब राउंड सा सरफेस कर्व हो रहा है, इसका जो होगा ना वेक्टर एरिया, वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। परपेंडिकुलर होगा तो कॉस 90 डिग्री का आपको पता ही है ज़ीरो हो जाता, तो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। तो हम सिर्फ और सिर्फ फिर यही वाला देखते हैं कि आउटर फेस के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है। तो हम ई ए वैसे ही लगाते हैं, और हम उसको फिर जो फ्लक्स का हमने गॉसेस लॉ इस्तेमाल किया, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट लिख दिया उसके बराबर, ई ए इक्वल्स क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो गया, तो इन्होंने ये क्या नाम है, क्यू की जगह ना सिग्मा ए लिख दिया। हाँ, सिग्मा ये होता है एरिया की बेसिस क्या कहते हैं इसको, बोला एरिया चार्ज डेंसिटी नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है क्यू ओवर ए, तो इन्होंने क्यू को सिग्मा ए से रिप्लेस कर दिया बराबर जो है, और एंड पे फिर ये ए से कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई इस पूरे कंडक्टर की जो हमने ड्रॉ किया था, क्योंकि बकाया तो 0+0+ और बाद में ये जो हमने तीसरे फेस का निकाला, तो ई इक्वल्स सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। इसमें कुछ भी नहीं है, खाची है, थ्योरी है। ये बस ये कहा हुआ है कि यार अगर सेंटर में होगा ना, आपको पता ही है, तो पॉजिटिव चार्जेस उसके इनर वॉल्स में आ जाते, नेगेटिव बाहर आ जाते थे, लेकिन ये थोड़ा सा ऑफ सेंटर है, इसलिए थोड़े स्क्यूड होंगे, बस ये लिखा हुआ है इसमें, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई तरीका नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस तरह के सवाल नहीं आने, मेरा नहीं ख्याल। उन्होंने कहा था ना कि न्यूमेरिकल नहीं आना। अप्लाइंग गॉसेस लॉ सिलेंड्रिकल सिमेट्री, ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वह मुझे नहीं पता, नहीं डेरिवेशन इसलिए कह रहे हैं तो याद रहे कि बहुत ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल हुई भी है, ठीक है। ये फार्मूला जो है इसका, ये फार्मूला याद रखना वाला। डेरिवेशन मुझे नहीं पता, ये आती है नहीं आते। फाई इक्वल्स ई ए कॉस थीटा, तो ये बाय डेफिनेशन ही है, हमने बस एरिया डाला है उसके उस फेस का, जो राउंड सा फेस होता है, कर्व सा फेस होता है, जो लेंथ जो लंबा होता है सिलेंडर का हिस्सा, उसकी बात हो रही है। तो 2πr/h आ जाता है वह कॉस 0। ई इक्वल्स सॉरी ई नहीं, फाई इक्वल्स ई इंटू 2πr/h आ गया हमारे पास। अब हमने फाई की वैल्यू पुट की है जो कि क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट होती है यहाँ पे गॉसेस लॉ, तो इन्होंने वही किया ना, तो वैल्यूज पुट हो गई हैं। अब इन्होंने ये किया है कि जो चार्ज था ना, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ जो होता है वो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इन्होंने लीनियर चार्ज डेंसिटी सीधा सीधा लिख दिया और साथ एच डाल दिया, ताकि ये वाला एच कैंसिल हो जाए। ये आप खुद भी ना करो, आप सीधा सीधा क्यू इनक्लोज डालो, इस एच को यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो ये खुद ही ये इसी फॉर्म में बन जाता है, लैम्डा ही बनता है। खैर इस तरह से डेरिवेशन है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा जगहों पे यूज़ होगा। ये तब है कि अगर एक इन्फिनिट रॉड जा रही है अहम चार्ज्ड, ठीक है, इसकी हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है, और हमें ये जो सिलेंडर नज़र आ रही है एक गॉसियन सरफेस है, मैंने बताया नहीं था पहले, तो कोई ख़ास बात नहीं है यहाँ पर। इसके अंदर ये है कि ना बताया जो ये देखो इसके बाल खड़े हो गए हैं, ओह माय गॉड सुपर सेन बन गई है। इसके अंदर ये कहा हुआ है कि
अच्छा, इसके ऊपर कितना इन्होंने पूछा क्या था मैं भूल गया हूँ। दो चीज़ें दी हुई हैं इन्होंने, इसकी हाइट दी हुई है 1.8 मीटर्स और उसकी बॉडी का रेडियस दिया हुआ है। अब हम इसको ना अप्रॉक्सीमेट कह देते हैं कि यार ह्यूमन बॉडी तकरीबन सिलेंड्रिकल ही दिखती है, मुझे मानता हूँ। तो ना आप इन्होंने सीधा सिलेंडर के साथ ही काम किया, क्योंकि औरतों से डर लगता है। आगे इन्होंने ई सी इक्वल्स 2.4 मेगा न्यूटन पर कूलम, ये क्रिटिकल वैल्यू दी हुई है। आपसे पूछा हुआ है कि चार्ज क्या है, तो ये बस फॉर्मूले में डालने वाली बात ही है, कोई भी चीज़ नहीं है इसके अंदर। लेंथ भी हमारे पास है, चार्ज भी हमारे पास है, ये वही वाला है लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। ये प्लेनर सिमेट्री आ जाती है। इसके अंदर ये है कि पहले सबमर्ज जब हम कर रहे थे तो एक फेस इसलिए चार्ज नहीं था ना उसके ऊपर, क्योंकि वो क्या नाम है अपना कंडक्टर की बॉडी के अंदर था, और कंडक्टर की बॉडी के अंदर चार्ज ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे वो मसला नहीं है, इसलिए यहाँ पे डबल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बस ये सीधी सीधी बात है। और उसके बाद ये कुछ सवाल हैं इस तरह के एक्सरसाइज में भी हैं, ये भी देख लेना, सिंपल से हैं। इसके अंदर बस डायरेक्शन की बात है कि तुमने पूछा हुआ बीच में कितना होगा, लेफ्ट पे कितना होगा, राइट पे कितना होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो गॉसियन सरफेस आपको बनाना पड़ता है कि आधा इसके अंदर हो, आधा इस तरह से जा रहा हो। सिंपल तरीका ये है याद रखने का डायरेक्शन का कि पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड्स होता है, नेगेटिव हो तो रेडियली इनवर्ड्स होता है। तो इन्होंने बस वही डायरेक्शन शो की हुई, एरोस को बिना वजह एक्स्ट्रा भी प्रोजेक्ट किया हुआ है ताकि नज़र आए कि लेफ़्ट साइड के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। मुझे सीरीज़ और पैर आइडेंटिफाई करने का तरीका बता। अच्छा ठीक है। अप्लाइंग कॉजेज लॉ स्फेरिकल सिमेट्री, नाइस नाइस नाइस, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं, बस ये कहा हुआ कि अगर इस तरह के अंदर है, मतलब यहाँ पे चार्जेस रिलेटेड हैं, जैसे डायग्राम में शो हुआ फिगर 2320 में कि चार्जेस जा रहे हैं रेडियली इस तरह से डिस्पर्स हुए हैं। तो इसका जो इनर रेडियस होगा ना, जहाँ पे कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, अगर इसके अंदर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी, बाहर होएगा तो आप इसको इसी तरह से ट्रीट करोगे जैसे इसके सेंटर में एक चार्ज पड़ा हुआ है बड़ा सा, जो कि इसके नेट चार्ज के बराबर है, और कुछ भी नहीं है पूरे हिस्से में। और ये एक्सरसाइज हो गया।